सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, इंटरस्टार। सो फाइनली द सीए इंटर ऑडिट पेपर इज डन एंड आई कैन शॉर्ट से कि जब आपने ये पेपर किया होगा तो आपके मन से एक आवाज तो निकली होगी, सर क्या इस बार पक्का पक्का ऑडिट में पास तो हो ही जाएंगे, ऑडिट में पास तो हो ही जाएंगे, पक्की बात है। अब हम सीए फाइनल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो यस, देवर फ्रॉम इजी टू एवरेज कैटेगरी, बिकॉज कई सारी चीजें ऐसी थी जो आईसीआई ने क्वेश्चन बैंक में पूछ रखी थी एज एमसीक्यू, उनको वापस रिपीट किया। बट इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव, मैं डिस्क्रिप्टिव को एवरेज कैटेगरी में डाल सकता था, बट क्योंकि अगर आप देखो 85 to 90% क्वेश्चन जो आईसीआई ने इस पेपर में पूछे सारे के सारे न्यूली फ्रेम्ड थे, तो इसलिए आप इसको एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी में डाल सकते हो। सबसे पहले सर बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज में सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा, बिकॉज वैसे भी आप इनके आंसर ढूंढोगे, ठीक है। तो इससे पहले कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, मैं फटाफट आपको बता देता हूं कैसे कैसे आपने एमसीक्यूज को डील करके चलना था। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ठीक साथ ठाक पढ़ाई करी थी और एमसीक्यूज ठीक ठाक दिए हैं, आप इजीली इसमें 20+ स्कोर कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मेसेज डेफ एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड। सर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट लाइन पढ़ो। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन पॉइंट इज नॉट करेक्ट, व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। तो हम स्टैंडर्ड्स के 4-5 बेनिफिट्स पढ़ते हैं, उसमें से बताओ कौन सा बेनिफिट नहीं है। क्या ये ऑडिट क्वालिटी इंश्योर करता है? आंसर यस सर करता है। दूसरी बात, क्या ये नॉलेज और स्किल देता है, अकाउंटेंट्स को देता है? क्या ये यूनिफॉर्मिटी लेके आता है, बिकॉज सब स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं? हाँ। बट अब एक बात बताओ, क्या ये ग्लोबल प्रैक्टिस इसके साथ डील करता है, लोकल प्रैक्टिसेस? सर ग्लोबल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ये गलत है। फिर आता है, वाओ, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि पूछे इनकरेक्ट था ना। अब आओ क्वेश्चन नंबर टी पे, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, जो बच्चे Jan 25 में एग्जाम देने वाले, September 25, तुम्हारे लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको समझ आएगा एमसीक्यूज के साथ फटाफट कैसे डील करना है। पहले ये देते हैं टाइम पास वाली चीजें। अब लास्ट लाइन देखो, एज पर ऐसे 300 डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लान। तो प्लान में क्या आता है? आंटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, तो वही सब आएगा। तो उसमें क्या आ गया? रैप, फैप एंड अदर प्रोसीजर। तो क्या नहीं आता? आंटी ऑफ रिसोर्सेज। सर ये स्ट्रेटेजी में जाता है, सो द राइट आंसर विल बी सी। मजा आ गया इसे को, मतलब ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सर क्यों, बताओ सर। ये कहता है एक सीए को हम लेके आए, ठीक है सर, ऑडिटर को लेके आए और उसको बोला सर्टिफाई करो एक्सपोर्ट सेल्स, ताकि हम अथॉरिटीज को सबमिट कर सके। तो पहला काम तो हमने सीए को ये दे दिया। दूसरा काम ऑडिटर को दिया कि टू साइन द कंफर्मेशन लेटर्स टू बी सेंड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जो आप ऐसे 505 में करते हो। अब ये बात कहता है यूडिन किसके लिए जनरेट किया जाएगा, यूडिन किसके लिए जनरेट किया जाएगा। सर अब ये सवाल कौन बच्चा कर पाएगा? जो बच्चा क्वेश्चन बैंक करके जाता है। अब अगर आप क्वेश्चन बैंक पे जाओगे ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, सबसे पहले क्वेश्चन में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके तो भी आपको आता होगा। ये कहता है सर यूडिन इज अ 18 डिजिट कोड एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं सर्टिफिकेट्स की बात कहां कर रखी है, सर यहां पे सर्टिफिकेट की बात कर रखी है। तो ये कहता है कंफर्मेशन लेटर के लिए नो, सर्टिफिकेट के लिए यस, दोनों के लिए नो, नो यूडिन नो। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ केस सिनेरियो 1 पे, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है ड्यू टू द टाइट डेडलाइंस, कहीं ना कहीं इसके बाद टाइट डेडलाइन हो रही थी, तो सीए बी के पास टाइम की कमी थी। तो वो अपना काम तमीज से नहीं कर पाया, अपनी ड्यूटीज को तमीज से परफॉर्म नहीं कर पाया एंड उसको एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी पड़ी। तो मुझे बताओ, जब आप अपना काम तमीज से नहीं करते, एज पर स्टैंडर्ड्स अच्छे से काम नहीं करते, तो उसको क्या कहते हैं सर? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ड्यू केयर का मतलब ही होता है आपको अपना काम डिलीजेंटली करना है। डिलीजेंटली का मतलब है प्रॉपर समय देके, प्रॉपर स्किल्स के साथ अच्छे से काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ओहो फीस। सर फीस की जब भी बात होती है तो किसका थ्रेट है? फाइनेंशियल थ्रेट, यानी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आप बताओ, इसके आपको 2-2 नंबर मिल रहे हैं, और क्या चाहिए सर? मजे करा दिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कहता है इट बिकेम इम्प्रैक्टिकेबल। देखो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, केस सिनेरियो पढ़ा शुभम सर ने नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चंस खेलेंगे। ये कह रहा है इम्प्रैक्टिकेबल हो गया टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंट, प्लस इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द ऑल्टरनेट प्रोसीजर टू गेट एविडेंस। तो जब भी इम्प्रैक्टिकेबल होता था हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर करने जाते थे, बट अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है तो सर क्या करेंगे? चुपचाप ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे एज पर SA 705। अच्छा, ये वाले स्टैंडर्ड की बात ही कब होती है? जब इन्वेंट्री मटेरियल होती है, तो ये एक इनहेरेंट अजम्पशन होती है। तो पहला केस कहता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, नया। सेकंड केस कहता है ईओएम पैरा, नो। थर्ड केस कहता है इग्नोर करो, नो। लास्ट केस कहता है मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर SA 705। इजी सर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7, विच असर्शन कंसर्निंग द बाइफर्केशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनटू वेरियस हेड इज वेरीफाइड बाय सीएबी। तो जब भी मैं वेरियस हेड्स में बांट रहा हूं, मैं ये टाइम पास क्यों करता हूं? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए। तो मेजरमेंट नहीं होगा, अकरेंस नहीं होगा, कंप्लीटनेस नहीं होगा, सो द राइट आंसर विल बी डिस्क्लोजर। मैं डिस्क्लोजर के लिए टाइम पास करता हूं। क्या मैं आपको एक मसालेदार चीज सिखाऊं? हाँ सर,
सेम क्वेश्चन एमटीपी 1 में आईसीआई ने पूछा था कि सीए रमन भी ये टाइम पास करा रहा था अपने आर्टिकल से कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को एलोकेट करो बिटवीन प्रोडक्शन एंड जनरल एक्सपेंसेस, तो इट वाज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो जो शुभम सर बोलते हैं ना बार बार आरटीपी करके जाओ, एमटीपी करके जाओ, सर ये चीजें करना बहुत बहुत जरूरी है। राइट राइट सर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की खास बात क्या है सर? सेम क्वेश्चन आईसीआई ने मई 24 में डिस्क्रिप्टिव में पूछा था, यहां पे 2 नंबर में एमसीक्यू में पूछ लिया। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेएचबी लिमिटेड, किसको लेके? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके मैंने आपको एक अडेंडम वाले पार्ट दिया था। अडेंडम की अगर आप जाओगे पेज नंबर 6 पे, दिस इज अवेलेबल सर। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर की, ऑडिट कमिटी की, ऑडिटर की होती है टू रिपोर्ट ऑन आईसीएफआर, एंड लास्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो इसमें कौन सी चीज है जिसमें ये चीज इंक्लूड नहीं होगी? तो सर डायरेक्टर, ये पूछ रहे डज नॉट फॉल इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डायरेक्टर वाला तो पार्ट होता है, ऑडिट कमेटी का पार्ट भी होता है। थर्ड में आए एक्सपर्ट, क्या मैंने एक्सपर्ट वाली कोई फालतू बात की थी? नहीं। सो यही राइट आंसर होगा। लास्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता है। मजे आ गए सर। अब इससे 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 एक चीज और पता चली, जो पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, उनको भी प्रॉपर्ली कवर करके चलना है। अब आओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो सर हम बच्चे हम क्या सीखते हैं कि क्या क्या चीजें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होंगी? चेकलिस्ट होती है, होती है सर। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर यानी कंप्लीशन मेमोरेंडम होता है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स भी पार्ट बनेंगे, बट क्या इंगेजमेंट लेटर होता है? होता है। बट क्या ड्राफ्ट इंगेजमेंट लेटर होता है? मैंने कहा नहीं, ये इंक्लूड नहीं होता। और सर मजे की बात बताऊं, इसी चीज के ऊपर आईसीआई ने आगे इसी पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछ रखा है। ठीक है सर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10। इन केस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल द ऑडिटर टेक व्हाइल इशूइंग द रिपोर्ट। तो जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर, हम क्या कहते हैं? मेजॉरिटी विंस। फालतू बातें नहीं करनी। जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा हम सेपरेट रिपोर्ट देंगे और एक दूसरे की रिपोर्ट में रेफरेंसिंग करके चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्री विद द ओपिनियन, और इसका व्यू एम्फेसिस ऑफ मैटर में नहीं कर सकते, नहीं, मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं चलेंगे। एग्री विद द मेजॉरिटी, अगेन नहीं करेंगे। कैन एड अ सेपरेट ऑडिट ओपिनियन पैरा इन द कॉमन रिपोर्ट, नहीं। लास्ट पॉइंट इज राइट, सेपरेट रिपोर्ट दो और रेफरेंस टू ईच अदर रिपोर्ट। बस क्वेश्चंस खत्म होने वाले। क्वेश्चन 11, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो ये बात मैं आपको बोल बोल के थक गया, सुन सुन के थक गए कि प्लीज सिक्योरिटी प्रीमियम को करके जाना। आईसीआई का फेवरेट है और पूछ लिया तो हम सबको याद है सर, ये बीपी स्क्वायर के लिए यूज हो सकता है। बीपी स्क्वायर एक्सपेंसेस करके हमने डिस्कस किया था, बायबैक, बोनस। फिर सर हमने डिस्कस किया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और उसके बाद मैंने बोला था एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और ऑल। तो इसके अलावा तो इसमें देखना क्या क्या नहीं आएगा सर। एक्सपेंसेस वाली चीज के लिए यूज हो सकता है, तो ये सही आंसर नहीं है। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट के लिए यूज नहीं हो सकता, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। ठीक है। बायबैक के लिए यूज हो सकता है, बोनस के लिए यूज हो सकता है। अब क्वेश्चन 12 देखो, ये एकदम इन्होंने एमसीक्यू बेस्ड लिमिट वाला सवाल पूछा है। हाउ मच इज द सोसाइटी अलाउड टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर चैरिटेबल पर्पस। कौन सी सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जैसे ही आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के नोट्स पे जाओगे, वहां पे सर आपको दिख जाएगा क्या, एक बढ़िया वाला सवाल, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस। तो जब भी हम चैरिटेबल पर्पस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सोसाइटी चाहे तो उसकी मर्जी है, विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार कॉन्ट्रीब्यूट एन अमाउंट अप टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो यही आंसर आपको लिखना था, कॉन्ट्रीब्यूट एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। दिस इज योर राइट आंसर इन दिस केस। अब आ जाओ केस सिनेरियो 3। मेरे को लगता है 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ये इन्होंने मतलब थोड़ा ऐसा, जिसने लिया है पीडीएफ वैसे लिया है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, बट हाँ मामला थोड़ा इधर कर दिया। फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशन में क्या नहीं आएगा, तो क्रेडिटर इज अ फाइनेंशियल इवेंट, लोन एग्रीमेंट इज अ फाइनेंशियल इवेंट, ऑपरेटिंग लॉसेस इज अ फाइनेंशियल इवेंट, बट शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज इज अ ऑपरेटिंग इंडिकेटर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 ही कहता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो हमको क्या चाहिए? डिस्क्लोजर, वो भी है, तो यहां पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट रिलायबल, तो जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, हम मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। जब मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते तो किसी एविडेंस पे भरोसा नहीं कर सकते, तो इट इज एज गुड एज आपको एविडेंस मिला ही नहीं। क्योंकि नहीं मिला तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाएगा। तो यहां आपके सारे के सारे you can say MCQs डिस्कस हो जाते हैं। So as I told you in the beginning, MCQs were easy to average का कैटेगरी। इजीली आप MCQs में 20+ का स्कोर कर सकते हो, कोई ऐसी टफ चीज नहीं थी। इक्के दुक्की चीजें गलत भी हो गई तो ज्यादा घबराना नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव, यस डिस्क्रिप्टिव वाज अ गुड पार्ट, उसमें मैं कह सकता हूं एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी में था। अब सर डिस्क्रिप्टिव की डिस्कशन हम कब करेंगे? आपके पेपर्स के बाद। मैं नहीं चाहता ज्यादा आप इस डिस्कशन में और
यू कैन से चीजों में फंसे रहे, क्योंकि अभी एफएमएसएम का पेपर है और उसके लिए हमारे पास 4 से 5 दिन नहीं, सिर्फ 1.5 डेज है। एंड आई रियली वांट कि आप इस 1.5 डेज में अपना बेस्ट दें। और मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अब ज्यादा ऑडिट के बारे में नहीं सोचना। मैंने एमसीक्यूज की डिस्कशन भी इसीलिए की थी ताकि आपको एक कंफर्ट आ सके कि हाँ, ऑडिट में भाई साहब मैं बढ़िया नंबरों से पास तो हो रहा हूं। दैट वाज माय पर्पस एंड आई होप इट इज फुलफिल्ड। अगर हमारे किसी भी रिसोर्सेज ने, क्लासेस, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन वीडियोस ने आपकी हेल्प करी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, विशिंग यू द बेस्ट फॉर द पेपर ऑफ एफएमएसएम। धूम मचा दो मित्रों, लास्ट पेपर है, इसमें ऐसा बेस्ट देना कि मजा आ जाए, बिकॉज लास्ट पेपर के बाद जो फील होती है ना, वो वही फील रहती है जैसा आप लास्ट पेपर में परफॉर्म करते हो। सो जस्ट गिव योर बेस्ट वन लास्ट टाइम इन द 1.5 डेज, फिर मिलते हैं आपसे सीए फाइनल में। ऑल द बेस्ट मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग।